आचार्य जी, एक सवाल। बहुत सारे जो वीगनवाद का समर्थन करते हैं, ये वीगन शब्द या वीगनिज्म बोलते हुए डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, उसको कुछ और तरीके से बोलते हैं। सो ये लोग जो हैं, जिसको शायद कप केक वीगन्स को कहते हैं, कि तो क्या हमें, जब ये हम प्रचार कर रहे हैं, हमें डरना चाहिए? क्या हमें कुछ अच्छा दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि शुड वी बी अनअपोलोजेटिक एंड से इट? डरना तो कभी भी नहीं चाहिए ना, तो इसमें कैसे डर सकते हैं? हाँ, शब्द ज़रूर शायद भारतीय संदर्भ में शुद्ध शाकाहार बोल दीजिए, निर्विद्याहार भी बोलते हैं, पर बहुत भारी हो जाता है। शुद्ध शाकाहार अच्छा है। शाकाहारी तो होते ही हैं, भारत में सभी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी और अच्छा है। इससे ये और साबित हो जाता है ना कि वो अशुद्ध शाकाहारी हैं, वो तो है ही। वीगनिज्म थोड़ा सा लगता है जैसे कोई वेस्टर्न फैड है। पर ये शुद्ध शाकाहार जो हुआ, ये कि जितने सारे होटल हैं वेजिटेरियन, वो सब शुद्ध शाकाहारी लिखते हैं, प्योर वेजिटेरियन। सो ये प्योर वेजिटेरियन उस कैटेगरी में चले जाता है कि हम तो प्योर ही हैं, हम वहीं खाते हैं जाके। नहीं, तो शुद्ध शाकाहार जो बात है उसको साफ अर्थ देना पड़ेगा। फिर मैं समझता हूँ वो ज़्यादा फ़ायदे की बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोग अपने आप को शुद्ध शाकाहारी इस अर्थ में बोलते हैं कि हम मांसाहारी नहीं है तो हम शुद्ध हैं, कि शाकाहारी होने भर से हम शुद्ध हो गए। वो ये नहीं मानते कि शाकाहार भी दो तरह का हो सकता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जिसमें तुमने दूध डाल दिया वो अशुद्ध हो गया, क्योंकि दूध कहाँ से शाक हो गया भाई? दूध कौन सा शाक है? वो तो अशुद्धि है ना। शाक के बीच में दूध तो एक अशुद्धि है। बिल्कुल ठीक बात है वो। देखिए, और एक बात लोगों को समझानी पड़ेगी, जो नए लोग हैं। समस्या मूलतः हमें दूध से नहीं है, समस्या हमें उस पूरी प्रक्रिया से है जिससे दूध आता है। समस्या हमें उस संबंध से है जो हम पशु के साथ रखते हैं दूध निकालने के लिए। ये इन दोनों बातों में अंतर है। क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे ना एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि मुझे दूध से समस्या है, वहाँ पे लोगों को कुछ धार्मिक बातें याद आने लग जाती हैं, उन्हें श्री कृष्ण का माखन याद आने लग जाता है। हम उन्हें दोष नहीं दे सकते इस बात के लिए। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि देखो, दूध को आप एक तरफ रखिए। अभी मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि दूध किस प्रक्रिया से आज आपके घर आ रहा है? श्री कृष्ण का समय अलग था। मैं आज के दूध की बात कर रहा हूं, मैं श्री कृष्ण के समय के दूध की बात नहीं कर रहा। आज का दूध क्या आप जानते हैं किस तरह से आपके घर आता है? क्या आपको पता है किस तरह वो पशु पैदा किया गया? क्या आपको पता है उसके बछड़े का या पड़वे का क्या होता है पैदा होने के बाद? क्या आप जानते हैं कि भारत जो इतना गोमांस या भैंस का मांस या बीफ का निर्यात करता है, वो कहाँ से आता होगा इतना सारा? क्या आपने कभी सोचा है? ये बातें करनी पड़ेगी। हम नारा लगाने लगते हैं दूध बुरा है, दूध बुरा है, दूध बुरा है, तो लोगों की ओर से एक जाहिरी प्रतिक्रिया आती है, बिल्कुल आएगी कि दूध बुरा कैसे हो सकता है? हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, हम जन्माष्टमी पे खीर चढ़ाते हैं, दूध बुरा कैसे हो सकता है? और मैं जब वो ऐसी प्रतिक्रिया दें तो मैं उनके प्रति संवेदना रखता हूँ। वो ठीक कह रहे हैं, दूध को काहे को बुरा बोल रहे हो? दूध कैसे आ रहा है, बुराई उसमें है ना। समझाओ तो उनको कि वाकई बुराई है कहाँ पर, कि हम जानवरों पे भीषण अत्याचार कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे अत्याचार कर रहे हैं, और आप जानते भी नहीं हो कि कितना भारी अत्याचार हो रहा है ये दूध, लस्सी, घी की हवस के कारण। यहां बुराई है, ये समझाना पड़ेगा। वैसे मैंने खुद इस बात का कभी सामना करा नहीं, तो मैं थोड़ा सा समझ कम पा रहा हूं कि किसी को डर क्यों लगता होगा ये बोलने में कि वो वीगन है। हम तो जहां जाते हैं वहां तो हम तो डपली पीटते हैं, शोर मचाते हैं, अरे वीगन कुछ नहीं है क्या? अरे वीगन अपने मेन्यू में एक सेक्शन बनाओ, क्या कर रहे हो? हम तो और ज़्यादा जोर। अभी उधर बैठे थे वहाँ पर, तो उसको तो हमने ऐसे ही ग्लानि में डाल दिया। हमने कहा वीगन चीज़ नहीं तुम्हारे पास, हम पिज़्ज़ा नहीं खा सकते तुम्हारा। वो बेचारा शर्मसार हो गया, फिर वो उसमें कुछ टोफू वोफू मल के लाया। तो इसमें कोई डर कैसे सकता है, पता नहीं। जब प्यार किया तो डरना क्या अब इसमें? मतलब सो ये तीसरा सवाल आपने कहीं पे बोला हुआ है, फिर इन्होंने लिखा तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये
ये जो पशु प्रेमी होते हैं, एनिमल लवर्स, या जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत दिल जाता है उनका, ये इतने ड्रामेटिक क्यों होते हैं? ये लॉजिकल क्यों नहीं होते? कि क्या ये सिर्फ शोबाजी करना चाहते हैं? ये गहराई पे क्यों नहीं? वजह यही है ना कि उनका जो पशु प्रेम है वो अक्सर उठता ही आंतरिक ड्रामे से है। आंतरिक ड्रामे को क्या बोलते हैं? इमोशन। माई कैट इज सो क्यूट, so who am I? I'm an animal lover because my cat is so cute, but I'm afraid of lizards and cockroaches. तो है ही ड्रामा, भीतर ही ड्रामा है। कैट इज सो क्यूट बट कॉकरोचेस आर बैड। स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी से नहीं उठ रहा है उनका एक्टिविज्म, भावना, इमोशन से उठ रहा है। और अब आप मजे की बात सुनिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हिंसा का जो कारण है वो इमोशन ही है। तो इमोशन आपको एनिमल लवर कैसे बना देगा जब इमोशन ही रिस्पॉन्सिबल है एनिमल क्रूअल्टी के लिए? ये बात लोगों को भी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी कि इमोशन से क्रूअल्टी कैसे आएगी। क्रोध क्या है? इमोशन। लस्ट क्या है? इमोशन। जेलसी क्या है? इमोशन। तो हम कैसे सोच रहे हैं कि इमोशन से कोई भला काम भी हो सकता है दुनिया का? हाँ, कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो हमें मीठे लगते हैं, जैसे मोह, अटैचमेंट। प्रेम इमोशन होता नहीं, वास्तविक जो प्रेम है वो कोई इमोशन होता नहीं। इमोशन जितने होते हैं वो सब गड़बड़ होते हैं। तो अगर आपका जो पूरा एक्टिविज्म है वो इमोशनल ग्राउंड से उठ रहा है तो बहुत कमज़ोर आपका एक्टिविज्म होगा और बहुत दूर तक जाएगा नहीं। वो बस वही रहेगा जो आपने कहा, ड्रामा। सो आप चाहेंगे कि जो एक्टिविस्ट हैं जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो अपने आप को थोड़ा बैलेंस करें? नहीं, बैलेंस की बात नहीं है, गहराई की बात है। बैलेंस तो उसी तल पर हो जाता है जिस तल पर आप हो, नीचे जाना पड़ेगा गहराई। बात ये नहीं है ना कि वो पपी था, वो सड़क पर था और उसकी टांग से खून बह रहा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया और क्या होगा एक पपी को बचा करके ऐसे। हाँ, इससे इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा एक इंस्टाग्राम वीडियो मिल जाएगा कि आपने पपी को बचाया और पपी का क्यूट फेस है और ये और वो है। ये सब से नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पपी के खून बह रहा है तो उसको छोड़ दो, मुझे भी मिलेगा तो मैं भी ले जाऊँगा, लेकिन बात उस भावना भर की नहीं है कि मैंने पपी को बचा लिया। बात गहराई से आनी चाहिए, एक आंतरिक स्पष्टता से आनी चाहिए। नहीं तो आप, इतने जानवर हैं दुनिया के जो क्यूट नहीं होते, आप में उनके प्रति फिर कोई संवेदना क्यों आए बताइए? ऐसे ऐसे जानवर हैं जो गंध मारते हैं, ऐसे ऐसे जानवर हैं जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे लीच की तरह कुछ है वो है, आपको उसके प्रति, वो तो क्यूट नहीं है ना, आपको उसके प्रति कोई भाव ही नहीं आएगा। ऐसे भी जानवर हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। हानिकारक हैं, आपको कोई भाव नहीं आएगा। तो यहाँ बात व्यक्तिगत पसंद नापसंद की नहीं हो सकती, यहाँ पर बात कुछ और है। और वो जो और बात है, जब तक हम उस तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम वास्तव में अहिंसक नहीं हो सकते। सो इंसान गहराई में क्यों नहीं जाता? ये इमोशंस में क्यों अटक जाता है? क्यों उसे इसी में मजा आता है? गहराई में आनंद है और जो कुछ हमें आनंदित करता है हम उससे डरते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है डीप प्लेजर से, माने जॉय से। हमें सबसे ज़्यादा डर उससे लगता है। हम सब कहने को प्लेजर सीकिंग लोग होते हैं कि सबको प्लेजर चाहिए, लेकिन असली प्लेजर जो होता है वो सामने आता है और हमारे छक्के छूट जाते हैं बिल्कुल। जिसको हम अध्यात्म में मुक्ति कहते हैं, वो किस चीज़ से मुक्ति है? इसी से तो, जो ये हमारा तनाव, कलह, क्लेश और जो उतरी हुई शक्ल है, इससे मुक्ति। इससे हमें मुक्ति चाहिए नहीं, इसीलिए मुक्ति इतनी विरल, रेयर होती है। लोग इसलिए डर जाते हैं कि अगर ये बात मैंने समझ ली तो कहीं मेरे दुख छूट न जाएं। हमें अपने दुखों से बड़ा मोह हो गया है, अपने बंधनों से लगाव। हमें शायद लगने लगता है कि इन्हीं से हमारी पहचान, हम यही हैं, यही जिंदगी है, और ये छूटा तो हम कहीं के रहेंगे नहीं, हम ही मिट जाएंगे जैसे।
डीप प्लेजर इज द एंड ऑफ अ लाइफ ऑफ डीप सफोकेशन, है ना? तो लाइफ ही खत्म हो जाती है फिर। और शायद इंसान न्यूनेस और अननोन से डरता है। हम अननोन से भी नहीं डरते हैं, हम नोन सफरिंग्स से अटैच्ड हैं। हमें अननोन से डर नहीं है, बस हमें सब कुछ नोन चाहिए। नोन में भले सफरिंग भी हो तो भी चलेगा, और नोन में सफरिंग ही होती है, क्योंकि वो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसे लिबरेशन कहेंगे या डीप प्लेजर, आनंद कहेंगे, जिसको मुक्ति कहेंगे, वो तो सदा नया होता है। कष्ट ही पुराने होते हैं, बंधन ही पुराने होते हैं। आपने जो बात बताई ना, वही मैं अभी बाहर बात कर रहा था कुछ देर पहले, कि वो अपने आप में एक एक्टिविज्म होता है जहाँ लोगों के पास वीगन ऑप्शंस नहीं हो, कि सोया मिल्क नहीं आप रखना चाहिए, वीगन क्या है शब्द समझाना, तो सेम चीज़ बहुत जगहों पर रखवाया है। रोहित, यहाँ पर भी इनके पास था या नहीं ना, या मंगाया अलग से था? पहले से था इनके पास था, ऋषिकेश में खास तौर पर। तो बहुत जगहों पर रखो रखो रखो। और नहीं भी रखे ना, तो ऐसे 10 लोग आके 10 बार बोलेंगे तो कमर्शियली उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि रखो। लोग मांग रहे हैं, है नहीं आपके पास, क्यों नहीं है? सो आचार्य जी, आपने कहा कि अपने घर वालों को कोई और बता देगा, आप दूसरों के घर वालों को बताओ। आपने जो कहा सही है, पर फिर भी मुझे अपने परिवार वालों से इतना लगाव है, इतना संबंध है कि मैं चाहता हूँ कि वो बदले, और मैं वहीं अटके रह जाता हूँ। सो क्या ये जो मुझे दबा देता है, जो मुझे डीमोटिवेट कर देता है, क्या ये गलत है? नहीं, मैं इससे कैसे निकलूँ? थोड़ा विस्तार देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने घर वालों से बात नहीं करिए, मैं कह रहा हूँ वहाँ अटक कर मत रह जाइए। आपकी ज़रूरत सिर्फ आपके परिवार वालों को नहीं, पूरी दुनिया को है ना। तो आप शुरुआत घर से ही करिए। बिल्कुल सही है कि जो निकट के हैं सबसे पहले आप उनको ही बताइए, लेकिन संभावना यही है कि अपने परिजन अपनी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको किसी और रूप में देखा है। वो आपको शिक्षक या ज्ञानी या गुरु के रूप में आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो जितना आप उनके साथ प्रयास कर सकते हैं करिए, लेकिन वहाँ रुकिए मत रहिए। आप अपने काम का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, विस्तार दीजिए, बताइए। आप बाहर इस बात को जितना बढ़ाएंगे उतनी संभावना बढ़ेगी कि फिर धीरे धीरे परिवार के लोग भी समझना शुरू कर देंगे। नहीं तो उनको लगता है कि दुनिया तो इस पर सुन नहीं रही, कोई और इनकी सुनता नहीं, इसलिए हमें सुना रहे हैं ये। उनको लगता है कि इनकी बात सुनने वाला दुनिया में तो कोई है नहीं, तो इसलिए ये हमको सुना रहे हैं। उनको स्पष्ट होना चाहिए कि मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ आपका संबंधी होने के नाते नहीं बोल रहा, मैं बात के सच्चे होने के नाते बोल रहा हूँ। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं आपको कोई बात बताऊं इसलिए कि मैं आपका भाई हूं, और मैं आपको कोई बात बताऊं इसलिए कि बात सच्ची है। पहली स्थिति में रिश्ता प्रमुख है कि भाई तू मेरा भाई है तो मैं तुझसे कोई बात बोल रहा हूं। दूसरी स्थिति में सच्चाई प्रमुख है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बात सच्ची है। अधिकांशतः जब घर वालों से बात होगी तो उनको यही लगेगा कि आप रिश्ते के नाते बता रहे हो। जब रिश्ते के नाते बता रहे हो तो माने बात में कोई दम नहीं है ना। वो तो रिश्ते के नाते बता दिया, बात पीछे है, रिश्ता आगे है। तो इसलिए थोड़ी घर में कठिनाई आती है। घर वालों को हम सब चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं की बेहतरी हो। घर वालों से एक खास रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ रुक मत जाइए, ठीक है। घर वाले भी जब दुनिया में आपकी सफलता देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनमें भी उत्सुकता उठेगी। वो फिर खुद ही पूछेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो अब इतने लोग सुन रहे हैं, थोड़ा हमें ही बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं।
सब ऐसे ही होते हैं ना, हमें भी संख्याओं में ही सुकून मिलता है। जब पता चलता है कि अच्छा आपके काम के फलस्वरूप अब 4000 लोग वीगन हो गए, तब घर वाले भी देखते हैं, कहते हैं अच्छा 4000 लोगों ने इनकी बात सुन ली, ऐसी कौन सी बात है भाई, ज़रा बताओ थोड़ा। कुछ ऐसे भी कुछ लोगों ने मुझसे बात की है कि मेरी पत्नी नहीं बनती है, मेरा पति नहीं बनता है, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, उनके मैरिड लाइफ में भी इश्यूज आ जाते हैं। सो क्या आप ये जो बात आपने बताई, इसका ऐसा मैं अर्थ निकाल सकता हूँ कि थोड़ा सा डिटैच भी हो जाएं आप इस मामले में, ताकि आप नहीं, देखिए अब ये तो इतिहास की गलतियां हैं, इन्हें कौन सुधार सकता है। आपने किसी से शादी कर ली है, उसको समझ में ही नहीं आती बात, तो अब ये तो ऐसी सी बात है कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसमें कौन जीता। अब जो जीत गए वो जीत गए, आप बदल तो सकते नहीं। आप अतीत में कोई कांड कराए हैं, वो बदला तो जा नहीं सकता, तो कम से कम अब वो करिए जो सही है। अब वो करिए ना जो सही है। आपने किससे शादी कर ली, अब थोड़ी बदल लोगे। और हिंदुस्तान में तलाक वगैरह ज़्यादा होते नहीं, कोई अच्छी बात भी नहीं है। तो अब कम से कम अब वो करो ना जो ठीक है। काहे इस जिद पे अड़े हुए हैं कि मेरे माँ बाप या पति पत्नी या भाई या यार दोस्त सब वीगन बन जाएं, या कि उनमें भी एक फलानी तरह की चेतना का उदय हो। नहीं होगा। देखिए, आपका इसमें अजम्पशन, आपकी मान्यता क्या है? आपकी मान्यता ये है कि आपने अतीत में जो निर्णय करे वो इतने अच्छे हैं, आपने इतने अच्छे यार दोस्त बनाए या आपने इतने अच्छे पति पत्नी बनाए कि वो ऊंची बातों को समझेंगे ज़रूर। और हकीकत अगर ये हो कि आपने जिन लोगों से रिश्ते बनाए वो लोग ही इतने गिरे हुए हैं कि उन्हें कोई अच्छी बात समझ में आ ही नहीं सकती, तो जब आप किसी से रिश्ता बना रहे थे तो ये सोच के बना रहे थे कि ये वीगन निकलेगी ना, ये सोच के बना रहे थे क्या? नहीं। तब तो कुछ और सोच के रिश्ता बनाया था। अब रिश्ता बना लिया, रिश्ता मान लीजिए उसकी सुंदरता देख के बना लिया था। अब जब रिश्ता बन गया है, रिश्ता बने 5 साल बीत चुके हैं, एक आध बच्चा भी, बेबी भी हो गया है, तो कह रहे हैं तू वीगन क्यों नहीं हो रही? वो कहेगी पहले मेरी जांच पड़ताल करी थी कि मैं वीगन होने लायक भी हूँ या नहीं। वीगन होना भी एक ऊंची बात है, उसके लिए भी एक पात्रता, श्रेष्ठता चाहिए ना उसके लिए। ऐसे थोड़ी हर कोई वीगन हो सकता है, सबकी हैसियत नहीं वीगन होने की। तो या तो इतिहास में पहले ही इस तरीके से आपने चयन किया होता अपने आसपास के लोगों का कि वो सब ऊंची चेतना के लोग होते, तब तो किसी को भी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। और अब हम छाती पीटें कि अरे मेरे घर वाले नहीं सुनते मेरी, मेरे यार दोस्त नहीं सुनते मेरी। वो यार दोस्त इस लायक ही नहीं है, क्यों सुनेंगे? तो अब कोई बात नहीं, परेशानी की औरों को बताओ, नए यार दोस्त बनाओ। यार दोस्त नहीं भी बनाओ तो अधिक से अधिक लोगों में इस ऊंची चेतना का संचार करो। कभी ऐसा संयोग बनेगा, कभी ऐसा वक्त आएगा कि अपने घर वाले या यार दोस्त भी बात को फिर समझेंगे। धीरे धीरे होगा, अटक मत जाओ। कहीं पे शायद आपने ये भी बात कही जो मैं समझा कि हम बेसिकली अटक रहे हैं क्योंकि हमारा अहम आ जाता है कि मेरा चयन गलत ना हो। बिल्कुल यही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हमें ये मानते बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से रिश्ता बना रखा है जो एक इतनी सीधी सरल सच्ची बात भी नहीं समझ पा रहे। तो फिर हम उन्हीं पे पूरी आजमाइश, जोर आजमाइश करते रहते हैं कि नहीं तुम भी समझो, नहीं तुम भी समझो। ये ऐसी सी बात है कि मैं जा कर के एक घटिया सा स्कूटर खरीद ले आऊँ कोई, ठीक है, क्यों? इंजन उसका बिल्कुल फुका हुआ था लेकिन पेंट उस पर बहुत अच्छा था। हम रिश्ते ऐसे ही तो बनाते हैं, पेंट देख के। अब ले आए, अब इंजन उसका फुका हुआ है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मार्क 3 की स्पीड से उड़ क्यों नहीं रहा है, और मैं पूरी जान लगा रहा हूँ कि इसको मैं उड़ा के मानूंगा मार्क 3 से। अरे वो नहीं उड़ेगा। ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, ये बैटल ऑफ पानीपत है जो तुम हार चुके हो। अब तुम उसको वापस जाकर के जीत नहीं सकते ना। हम कह सकते हैं कि हम वापस जाएंगे 12वीं शताब्दी में और पानीपत की हारी हुई लड़ाई दोबारा जीत के लाएंगे, नहीं कर सकते ना, हार गए, अब वो भूल जाओ। अब आगे की लड़ाइयां देखो। सो हम वीगनवाद, अच्छाई और सच्चाई की जगह खुद के लिए अपने लड़ने लगते हैं ना कि मेरा भाई है, इसको तो वीगन होना ही चाहिए। अरे भाई नहीं होगा वो, लेकिन मेरा है ना, मेरा भाई है तो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि वीगन नहीं बन रहा? अहम है ये सिर्फ, वो छोड़ो इस अहम को, आगे बढ़ो।
आचार्य जी, आपने कहा कि वीगनवाद के सफ़र में, चेतना जगाने के सफ़र में हमें संयम रखना चाहिए। कुछ लोग शायद धीरे धीरे से समझें, पर कितना संयम रखें? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें पशु बहुत पसंद है, हम पशु प्रेमी हैं, और लेकिन वो सच्चाई ना देखना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं। जैसे अगर मैं अपने बच्चों को बोलूँ चलो आओ मैं तुमको सच में तबेला दिखाऊं, वो आते ही नहीं है, उनको पता है क्या नज़र आएगा। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे संयम? किसी भी बड़े अभियान में, मेगा प्रोजेक्ट में युक्ति का बड़ा उपयोग होता है। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इन सब की बड़ी ज़रूरत होती है। वो इसमें भी होगी। बच्चे अगर स्वेच्छा से नहीं आ रहे तो संयोग से तो आ सकते हैं ना। आप कहीं से जा रहे थे किसी तबेले के सामने, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है या नहीं हो सकती, है ना। तो बहुत हमारे जीवन में जब सब कुछ संयोगवश ही होता है तो संयोगवश कुछ अच्छी बातें भी हो जाएं। जितने हमारे जीवन में सब कांड हुए हैं वो सब दुर्घटनावश ही हुए हैं। संयोग था, हो गया, हमें हो गया, आप क्या बताएं। तो इसी तरीके से हम कुछ आयोजित दुर्घटनाएं भी कर सकते हैं। वो फिर दुर्घटना नहीं होगी, वो सुघटना होगी। तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रेटजाइजिंग, इनका इस्तेमाल हम क्यों चाहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशंस ही करें। आप महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें नीति नहीं लगेगी क्या? जीतनी है लड़ाई कि नहीं जीतनी है? तो फिर उसमें कभी कभी करना पड़ता है नरोवा कुंजरोवा। उसमें कई बार तब भी सूरज को छुपा देना होता है जब सूर्यास्त नहीं हुआ होता। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें युक्ति चाहिए, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी भी चाहिए और टैक्टिक्स, सब कुछ चाहिए इसमें, जो कि किसी भी वॉर में चाहिए होता है। अभी आपने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। सैडली दुख की बात है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वो सारे प्रॉफिट रिलेटेड ही होते हैं, प्रॉफिट बेस्ड ही होते हैं। तो वो सारे एथिकल नहीं होते। बहुत सारे जो काम है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्टली पशु शोषण के साथ होते हैं। सो क्या करें हम? वहाँ नौकरी न करें, छोड़ दें? देखिए, आम आदमी इतनी आत्मिक चेतना रखता नहीं है कि वो खुद ही अपने हिसाब से सब कुछ, जिसको आप कह रहे हैं, एथिकली करे। वैसे तो मुश्किल से समाज के 10% लोग होते हैं जो समाज का नैतिक पथ प्रदर्शन करते हैं, हाँ, जिस समाज का मोरल कंपास बनते हैं। उनका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो बस अनुयायी ही हो सकते हैं, बाकी तो अनुयायी ही होंगे। तो आप अगर ये सोचेंगे कि कोई भी कंपनी है उसको तो एथिकल होना ही चाहिए, तो ये चाहिए जैसा शब्द काम करता नहीं है। वो कंपनी तो वही करेगी जो मार्केट में चलेगा, और मार्केट में वो चीज़ चलती है जो कि ग्राहकों को, कस्टमर को चाहिए। तो आपको माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा एक व्यापक तौर पे कि जो रेगुलेटिंग बॉडी है यानी कि गवर्नमेंट, और जो सेलिंग बॉडी है यानी कि कॉरपोरेशन, ये दोनों विवश हो जाएं एथिकल काम करने के लिए। आज भी बहुत कुछ है जो एथिकल हो रहा है इस दुनिया में। उदाहरण के लिए, आप किसी को पैसा देते हैं, ये होटल है, यहाँ आपने एडवांस का पैसा दिया तो आप यहाँ आते हो तो आपको कमरा मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा लेके भाग गए, ऐसा तो नहीं होता ना। वो जो एथिक्स है वो इसलिए क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, वो एथिक्स इसलिए क्योंकि रेगुलेशन है, वो एथिक्स इसलिए है क्योंकि मार्केट में इनका नाम खराब हो जाएगा, इन्होंने ऐसी कोई बात करी, आगे कोई रहने नहीं आएगा। वो एथिक्स इसलिए है क्योंकि हम जा करके कहीं पे मेक माई ट्रिप पर कहीं पर कुछ रिव्यू लिख देंगे, वो एथिक्स इसलिए है। तो ये उम्मीद करना कि हर कोई स्वेच्छा से और आत्मा से एथिकल हो जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला। ये बात जो है ना, ये हमारे 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 जैविक ढांचे के विरुद्ध है। हम शरीर से ऐसे नहीं हैं, हम शरीर से जानवर ही हैं, और जानवरों के साथ तो जंगल का कानून चलता है, वहाँ नीति मर्यादा नहीं चलते। तो नैतिकता
सब में स्वतः स्फूर्त उदित हो जाए, मैं नहीं देखता कि ऐसा निकट भविष्य में हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि जो लोग ताकत में हों, जो लोग सत्ता में हों, वो लोग ऐसे हों जो जो समाज के लिए एक उदाहरण बन सकें, और जो उदाहरण मात्र ही न बने, जो समाज को, देश को सही नियमों में भी बांध सकें। जैसे प्लेटो का एक सपना था फिलोसोफर किंग का, कि जो दार्शनिक हो उसी को राजा होना चाहिए। वैसी सी चीज़ है। फिर ये सब पीछे पीछे चलेंगे। नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे भारत में लाखों कंपनियां हैं, इन सब के बोर्ड्स को ये मनवाया जा सकता है कि आप सब कुछ देखिए, एथिकली ही करिए। ये तो नियम कानूनों और सत्ता और ताकत के ही पीछे पीछे चलेंगे। ताकत अगर सही लोगों के पास है तो इनका व्यवहार सही रहेगा, ताकत यदि गलत लोगों के पास है तो इनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। महाभारत की भी बात करी, वहाँ भी कृष्ण अर्जुन को एक तर्क यही देते हैं, कहते देखो अर्जुन, अगर तुम लड़ाई छोड़ करके भागते हो तो तुम दुनिया के सामने बहुत गलत उदाहरण रखोगे, क्योंकि अधिकांश लोग, ये बिल्कुल गीता से बता रहा हूँ आपको, अधिकांश लोग अनुगामी ही होते हैं। जो ऊंचे लोग हैं इसीलिए उनको सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो अर्जुन से कहते हैं कि तुमने अगर गड़बड़ कर दी तो तुम सोचो समाज का क्या होगा। तुमने अगर यहाँ पर पीठ दिखा दी मैदान में तो फिर तो सब भगोड़े हो जाएंगे ना, तुम ये नहीं कर सकते। तो और इसीलिए वो कह रहे थे कि तुम्हारा जीतना ज़रूरी है। आज भी वही बात है, आज भी महाभारत है और सही ताकतों का जीतना बहुत ज़रूरी है। सही ताकतों का जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्योधन अगर सत्ता में है तो आप सोचिए फिर कि पूरा राज्य कैसे चलेगा, किस तरीके के लोग फिर वहाँ पर हावी होंगे और कैसे कैसे वहाँ अनाचार और अत्याचार होंगे। सो कहीं पे ये जो सत्ता में लोग हैं ये वही करेंगे जो वोटर्स चाहेंगे, तो इसलिए जन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, या वही एक तरीका है? आपके लिए एक राहत की बात यह है कि जनतंत्र में एक 5 या 10% वोट स्विंग से सब कुछ बदल जाता है। तो आपको 100% लोगों को जागृत नहीं करना है। वो जो साइलेंट वोटर होता है या जो फेंस सिटर होता है, आपको बस उसका मन ठीक कर देना है। 10% लोगों का मन भी अगर आपने बदल दिया तो आप सत्ता बदल दोगे। और उस डर से जो पावर में बैठे हैं वो सब बदल जाएगा। आपको पूरा युद्ध नहीं जीतना है, आपको बस उतना जीतना है जितना जीत के आप जीत गए। सच बात है। सो आचार्य जी, बहुत सारे लोगों के मन में हम फिर भी जागरूकता, अच्छाई, जो ज़मीनी जीव हैं उनके प्रति फिर भी ला सकते हैं कि देख भाई बिल्ली, देख कुत्ता, देख बकरी, देख मुर्गी, लोग फिर भी थोड़े से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो समुद्री जीव हैं इनके प्रति हमारे दिल में सद्भावना या संवेदनशीलता आती नहीं है। वो ऐसे लगता है कि हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। और ख़ासकर ये गोवा में, जैसे गोवा में सारे लोग जो बाहर से भी आते हैं वो मच्छी ही खाने आते हैं, एग्जॉटिक डिश, और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ के ही नहीं, मेरे ख्याल से कोस्टल के जितने लोग हैं सारे यही करते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि, और सॉरी सर, और उनको ऐसे लगता है कि ये हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है कि हम मच्छी खाएं, ये हमारी पूरी पहचान ही इससे है। सो उनके साथ क्या करें? वही तो देखिए, जब तक आपका जो वेजिटेरियनिज्म या वीगनिज्म होगा, जब तक उसका संबंध किन्हीं खास प्रजातियों भर से होगा, तब तक आप बस इतना करेंगे कि उन प्रजातियों को बख्श देंगे। मैं बिल्ली नहीं खाता, मैं कुत्ता नहीं खाता। मैंने एक से एक मांसाहारी देखे हैं जिन्हें बड़ी कोफ्त होती है कि चीन में कुत्ते क्यों खाए जाते हैं। वो खुद बकरा फाड़ के खा रहा होगा अभी बिल्कुल, और कह रहा होगा चीनी बड़े कमीने होते हैं, बकरा वो कुत्ता खाते हैं। भाई बकरा कुत्ता, कुत्ता बकरा, उसको नहीं समझ में आती है बात। लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्यार होता है
और कुत्तों को चिकन खिला रहे होते हैं। लोगों ने सांप पाल रखे होते हैं, सांपों को वो जिंदा चूहा या खरगोश खिला रहे होते हैं, जिंदा ऐसे बस उनकी ओर उछाल देते हैं। ऐसे खरगोश लिया और अजगर बैठा है, सांप बैठा, उसकी ओर ऐसे उछाल दिया। ये सब कुछ स्पीशीज में है, ये सब कुछ ईगो है, क्योंकि ईगो व्यक्तिगत लाइक्स और डिसलाइक्स पर चलती है। मुझे मेरा सांप पसंद है, मुझे मेरा कुत्ता पसंद है, आपको जानवर नहीं पसंद है, आपको अपना अहंकार पसंद है। आपको कोई जानवर नहीं पसंद है, आपको अपना अहंकार पसंद है। इस संयोग की बात है कि आपको एक सांप पसंद आ गया, आपको चूहा पसंद आ गया, आपको कुत्ता पसंद आ गया, आपको हाथी पसंद आ गया। इसका मतलब आप एनिमल लवर नहीं हो गए। उस स्पीशीज के अलावा आप बाकी सबके प्रति हिंसक ही रहोगे, क्योंकि आपको वास्तव में हाथी से भी नहीं है प्यार, आपको बस अपने अहंकार से, अपनी अपनी पसंद से प्यार है। वो मेरी पसंद है ना, इसलिए मुझे उससे प्यार। ये इसमें कोई दम नहीं है। नैतिकता का जो केंद्र है वो आत्मा होनी चाहिए। आत्मा माने बोध, साफ समझ, साफ समझ। वरना वही होगा जो आपने कहा कि मछली दिखाई नहीं देती, मछलियों से हम संबंध कम बैठा पाते हैं, पानी में रहती है, हम हवा में रहते हैं। तो मछली खा भी रहे हैं तो कई लोग तो उसको सी फूड बोल रहे हैं, कई उसको ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि शायद बंगाल में बोलते हैं कि ये तो पानी की चीज़ है ना, तो क्या पानी की घास बोल देते हैं कि ये तो पानी के अंदर है ना, तो ये तो वेजिटेरियन है, पानी से निकली पानी की घास है ये वो। तो ये सब भी चलता है, क्योंकि आप उससे रिश्ता ही नहीं बैठा पा रहे। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बोलते हैं मछली खाना तो ठीक है, क्योंकि मछली दूर की चीज़ है। हाँ, मछली दूर की चीज़ है, मछली खा सकते हो। ये सब भी चल रहा है। ये मतलब ये गजब अहंकार है और कुछ नहीं है। ये जो हमारे डीएनए से बहुत दूर है, उसको खा सकते हो। मतलब मूर्खता में और कितनी बड़ी पीएचडी करनी है बोलने के लिए। तो क्या बोलूं मैं, हम बात हमारी पसंद नापसंद की नहीं होनी चाहिए। बात इसकी नहीं है कि कौन मुझसे पास है, कौन मुझसे दूर है। बात इसकी नहीं है कि कौन क्या खाऊंगा तो मेरे शरीर में ज़्यादा वृद्धि आ जाएगी, प्रोटीन आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात इसकी बिल्कुल भी नहीं है। बात कुछ और है, और वो कुछ और जो बात है वो नहीं समझेंगे तो हम यही मूर्खताएं करते रहेंगे। एक्चुअली स्पीशीजिज्म, जातिवाद, प्रजातिवाद का ये डेफिनेशन मैंने आज पहले बार सुना आपसे, और अच्छा भी लगा। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा भी अभी आपने जातिवाद प्रजातिवाद एक साथ बोला। लोगों को जातिवाद से इतनी समस्या है, प्रजातिवाद से क्यों नहीं समस्या है? और जातिवाद में भी हम उस जाति से बहुत प्यार करते हैं जहां पे हम हैं। मेरी जाति है ना इसीलिए अच्छी है, वैसे ही मेरी प्रजाति है इसलिए अच्छी है। और जो भी प्रजातियां मेरी प्रजाति से मिलती जुलती हैं, जैसे कि चिंपैंजी हो गया, बंदर हो गया, उनको नहीं खाते हम आमतौर पे।